हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं स्टडी विद नम्रता पांडे और के बिहार बोर्ड का क्लास 10th का ये हिस्ट्री का बुक है, भारत में राष्ट्रवाद। और अगर आप लोगों में से कोई नए हैं तो वो एक बार प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। इसको मैंने बिल्कुल डिटेल में एक एक लाइन नोट्स से पढ़ाया है और नोट्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं प्रयास करूँगी इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके डिटेल वाला नोट्स का जो वीडियो है उसका लिंक दे दूंगी मैं। एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। बाकी जो पुराने हैं उनको पता है मैंने किस तरह से बताया है इसको। तो आज हम सिर्फ़ और सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो ये राष्ट्रवाद, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रीय चेतना का उदय, बस थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे क्योंकि बहुत दिन बाद इसको शुरू किया है। तो राष्ट्रीय चेतना क्या है? तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत जो था वो कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, यानी कि एक राज्यों में नहीं, कई छोटे छोटे राज्यों में भारत विभक्त था। और उस समय जो है भारत में एकता का कोई नामो निशान नहीं था कि एकता है। अलग अलग राज्य में अलग अलग तबके के लोग रहते थे और जितने लोग उतने ही विचार थे, यानी कि किसी के विचार में, किसी के व्यवहार में और किसी की जाति में एकता नहीं थी। और ना ही उस समय भारत को इस एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई व्यक्ति था जो ये समझा सके तप्पे तप्पे के लोगों को कि आप लोग एकजुट होइए। कई राज्यों में जो ये राष्ट्र बटा हुआ है, एकत्रित तो होकर रहिए, तभी हम अपने इस राष्ट्र का उदय कर पाएंगे। दूसरे राष्ट्र का जो ये औपनिवेशिक राष्ट्र बना हुआ है उससे हम लोग स्वतंत्रता पा पाएंगे या पा सकेंगे। तो कोई इस तरह के कोई मैच्योर्ड बुद्धि वाले उस समय नहीं थे, वैसे व्यक्तियों का, वैसे विचारों का उस समय अभाव था जो अन्य लोगों को समझा सके कि एकता क्या है। तो यही है आपका राष्ट्रवाद। तो जिसके अंदर राष्ट्रीय चेतना का उदय हो गया उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। कि जब अंदर से ये चेतना जग गई, भारत हमारा राष्ट्र है और इसी राष्ट्र के हम लोग सभी वासी हैं, तो छोटे छोटे तबकों में अलग अलग विचार के लिए, छोटे छोटे जगहों के लिए हमें नहीं लड़ना है, बल्कि एकत्रित होकर हमें इस राष्ट्र के लिए बाहरी वालों से लड़ना है। तो ये है आपका राष्ट्रीय चेतना का उदय या फिर राष्ट्रवाद। किस शताब्दी तक भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था? अभी मैंने आपको बताया 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक। और 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से किसका परिणाम था? तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने इतनी हड़कंप मचा दी थी, इतना लोगों को परेशान कर रखा था कि धीरे धीरे लोगों के मन में ये विचार आया कि इस गुलामी से स्वतंत्र कैसे होना है, इससे छुटकारा कैसे पाना चाहिए। जब दो व्यक्ति एक ग्रुप में है, एक जगह खड़ा है और एक व्यक्ति पर अगर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाए तो दूसरा व्यक्ति सिर्फ सुनता है कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर उस दोनों पर इल्ज़ाम लगाया जाए तो दोनों का विचार फिर एक हो जाता है। बिना आपस में बात किए दोनों का विचार एक हो जाता है और दोनों मिलकर सफाई देने लगते हैं कि हमने चोरी की है या नहीं की है या क्या कारण है। इसी तरह जब अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने सभी भारतवासियों को परेशान करना शुरू कर दिया, चाहे वो किसान वर्ग के हो, आदिवासी वर्ग के हो, डिटेल में आप लोगों ने शुरू से समझाया था, आप लोगों को पता है। तो फिर अपने आप इन सबों में एकता हो गई और फिर राष्ट्रीय चेतना का जो उदय है इसी का मुख्य परिणाम था अंग्रेजी शासन व्यवस्था का। और फिर अगला प्रश्न है, सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कब हो गए थे? जितने देशी राज्य थे सभी 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के साथ ही विदेशी सम्राट के अधीन हो गए थे। ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया है, इसलिए रुकते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे। इधर से प्लेन गुजर रही है, आवाज़ में अगर डिस्टर्ब हो तो इग्नोर करिएगा। तो क्या हुआ था? 1858 में महारानी विक्टोरिया ने ये उद्घोषणा की थी जिससे कि सारा देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया था। और इसी घटना ने बहुत हद तक भारत को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया था, यानी कि लोगों के मन में ये हो गया कि अब तो विक्टोरिया ने ये घोषणा कर दी कि सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन होंगे, तो क्यों मैं इसके गुलाम में होकर रहूं, मैं क्यों ना बगावत करूं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में राष्ट्रीयता की लहर कब आई थी? 1858 ईस्वी में भी आ सकता है, ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब देना है, या फिर 1858 के बाद। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया और कब? तो ये जितने भी एक्ट हैं इसको भी मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से बताया है, एक बार ज़रूर पीछे का देखिएगा। तो वर्नाक्यूलर एक्ट जो है 1878 ईस्वी में
पारित किया गया था और उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे ये लॉर्ड लिटन थे, इन्होंने पारित किया था। इन सब चीज़ों को मैंने बोर्ड पर भी बताया है और इस प्रश्न को इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। 1878 ईस्वी में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? वायसराय अंग्रेज़ों के लिए, जिस तरह हमारे लिए जिसे हम लोग सरकार कहते हैं, अंग्रेज उसको वायसराय कहते थे। तो ये लॉर्ड लिटन थे। उसके बाद आपका है आर्म्स एक्ट क्या है, इसे कब पारित किया गया? तो 1879 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। कौन सा एक्ट यानी कौन सा धारा, कौन सा नियम कब पारित किया गया, किसने किया, ये महत्वपूर्ण है। और उस नियम के अंतर्गत क्या आता है ये भी महत्वपूर्ण है। तो आर्म्स एक्ट क्या है, पहले इसमें ये प्रश्न में है, इसे कब पारित किया गया? तो आर्म्स एक्ट, आर्म्स मीन्स हो गया आपका औजार, हथियार, अस्त्र शस्त्र, और ये 1879 ईस्वी में पारित किया गया था। और ये भारतीयों के द्वारा अस्त्र शस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित किया गया था। कोई भी भारतीय जो है अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता है, क्योंकि धीरे धीरे भारतीय सरकार, धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार को ये समझ में आने लगा कि अब भारतीय जो है हमारे शासन के विरुद्ध बगावत करने की सोच रहा है, जगह जगह मीटिंग कर रहा है। अगर ये नियम लाया जाए तो फिर भारतीय से खतरा हमें कम होगा, क्योंकि अस्त्र शस्त्र रखने का कोई नियम ही नहीं है। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ था कि जो ग्रुप बनाया जाता था, जगह जगह रुक कर जो, या ग्रुप बनाकर जो बात की जाती थी, तो वो मीटिंग के लिए भी एक कानून बना दिया गया था कि कोई भी एक जगह एकत्रित होकर बात नहीं कर सकता है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। अगला प्रश्न है आपका, इल्बर्ट बिल क्या है, इसे कब पारित किया गया था? तो इल्बर्ट बिल को 1883 ईस्वी में पारित किया गया था। और ये क्या है कि भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों की फौजदारी मुकदमे की सुनवाई सामान्य अदालत में करना, क्योंकि उस समय क्या होता था, जब अंग्रेजी शासन था तो यूरोपीय व्यक्तियों की जो मुकदमे की सुनवाई होती थी वो यूरोपीय जज करते थे। स्वाभाविक है, जो अंग्रेज जज है और अंग्रेज जनता की सुनवाई कर रही है तो वो अधिक से अधिक सज़ा नहीं देगी। इसीलिए ये नियम लाया गया था कि भारतीय और यूरोपीय दोनों शासक, दोनों के जो जनता हैं, इसकी जो सुनवाई होगी, इसकी सुनवाई समान अदालत में होगी। लेकिन यूरोप वासियों ने इस बिल का विरोध किया था, जो कि आगे चलकर इस बिल को वापस ले लिया गया था। अब अगला प्रश्न है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसने पारित किया और कब? तो ये 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। ये भी एक्ट क्या था, क्योंकि इसको मैंने नोट्स में डिटेल में बताया है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं देना चाह रही हूँ, क्योंकि और भी बहुत कुछ हमें देखना है कि इसमें ये इस प्रकार का एक एक्ट था जिसमें कि जो नगर पालिका में सदस्यों की, निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है उसमें कमी करके गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना। तो इस एक्ट को भी भारतीयों ने नकारा था। और चूँकि इन सब चीज़ों को मैंने बताया है, लेकिन अभी बिना बताए आगे बढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। आप लोग ज़रा बताइएगा कि क्या डिटेल में लेकर चलें या सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपको बताते हुए आगे बढ़ें। फिर आपका अगला है प्रश्न, किस एक्ट के तहत नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई? तो जस्ट इसी क्वेश्चन का है आपका, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के तहत। और विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण कब बढ़ा दिया गया? तो सन 1904 में सरकारी नियंत्रण, और उसमें अंग्रेज़ों की सरकार थी, यानी अंग्रेज़ों का नियंत्रण विश्वविद्यालय में 1904 ईस्वी में बढ़ा दिया गया। और बंगाल का विभाजन कब हुआ और किसने किया? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था और लॉर्ड कर्जन ने किया था। क्या कहकर किया था बंगाल का विभाजन, फिर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो इन सब चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया है। एक बार आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। आप ही लोगों के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? 1911 ईस्वी में, 6 साल बाद। देशद्रोही सभा अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1907 ईस्वी में। देशद्रोही सभा अधिनियम क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जगह जगह पर जो भारतीय लोग मीटिंग करते थे ग्रुप बनाकर या किसी तरह का विचार करते थे, तो ये हुआ देशद्रोही सभा अधिनियम। उसको नाम दिया गया कि ये लोग देशद्रोही है, देश पे जो शासन कर रहा है उसके विरुद्ध में ये लोग विचार बनाता है, तो इसको देशद्रोही सभा अधिनियम नाम दिया गया। और इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो सन 1910 ईस्वी में। इंडियन प्रेस एक्ट क्या है तो इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा उसमें। लेकिन जब तक मैं थोड़ा सा भी इस पर नहीं बता देती हूँ तो मुझे आगे बढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये था कि सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का उत्तेजित लेख आप नहीं छाप सकते हैं। जो भारतीय सोशल मीडिया में काम करते थे या फिर जो भी
छापते थे तो वो ऐसा कुछ सरकार के खिलाफ ना लिख दे जिससे कि लोग पढ़कर उत्तेजित हो जाए और सरकार के विरुद्ध कोई कदम उठा ले। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इंडियन प्रेस एक्ट क्या था? तो उत्तेजित लेख छापने वालों को दंडित करना। भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं परिवहन व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? डलहौजी ने बहुत अच्छा काम किया था, जो कि अभी तक भी ये काम में आ रहा है। उसके बाद आपका प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अंग्रेजी शिक्षा नीति ने राष्ट्रवाद में। और भारत को राष्ट्रवाद बनाने में भारतीय किसके विचार से प्रभावित हुए थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हैं आपके लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू और ये रूसो के विचारक थे। और अगला प्रश्न है आपका, अंग्रेज़ों की कृषि नीति से किस प्रकार के किसान अधिक पीड़ित थे? तो कपास और नील उपजाने वाले किसान अधिक पीड़ित थे। और क्यों पीड़ित थे? किस प्रकार नील और कपास उपजाने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था, ये मैंने डिटेल में बताया है। ब्रिटिश सरकार ने सूती वस्त्रों से आयात कब हटा लिया था? सन 1882 ईस्वी में। तो भारत में मशीन से बना कपड़ा कहाँ से आता था? इंग्लैंड से। कंपनी शासन के प्रारंभ से, यानी जब से कंपनी ने शासन करना शुरू किया तब से लेकर 1857 तक जो विद्रोह हुआ था, इस समय तक कितने विद्रोह हुए थे? लोगों को लगेगा कि सिर्फ 1857 का विद्रोह नामी है, लेकिन अनेकों विद्रोह हुए थे। ये भी एक देखने में बिल्कुल हल्का लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी याद रखना है आपको। और 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा विद्रोह प्रमुख था? तो ये नील विद्रोह एवं पवना विद्रोह प्रमुख था। आखिरकार नील के किसानों ने विद्रोह किया था और भारतीयों ने जो स्वतंत्रता प्राप्ति की योजना बनाई उसमें क्या प्रमुख था? तो उसमें प्रमुख था लक्ष्य की स्पष्टता। जो लक्ष्य हो बिल्कुल स्पष्ट हो, मजबूत संस्था, परिपक्व नेतृत्व, जो नेतृत्व कर रहे हैं जो भी ग्रुप है, जो भी दल है, उसका बिल्कुल मैच्योर्ड हो और लड़ाई के तरीके में बिल्कुल शुद्धता और जो आंदोलन हो वो बिल्कुल सुनियोजित हो, पहले से सब कुछ तय हो। ऐसा ना हो कि स्थिति अगर सामने में बिल्कुल अलग है, जिस तरह की भी स्थिति का सामना करना पड़े, हर स्थिति को इमेजिन करके फिर वहाँ पर ये सारे लक्ष्य को बनाया जाता था। इसीलिए भारतीयों ने स्वतंत्रता प्राप्ति की। अगला प्रश्न है, भारत का शासन भार अधिकतर किसके हाथ में था? तो ये इंडियन सिविल सर्विस के हाथ में था। और इंडियन सिविल सर्विस के बारे में आपने पीछे पढ़ा है कि किस तरह इसका एग्ज़ाम देना मुश्किल था। और इंडियन सिविल सर्विस के बारे में आप अभी पढ़ेंगे। ये एक सामाजिक कारण था और प्रथम ICS जो भारत के थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो भारत का शासन भार था इंडियन सिविल सर्विस के हाथ में। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा का आयोजन कहाँ होता था? तो ये इंग्लैंड में होता था। अब समझना ये है कि इंग्लैंड तो अंग्रेज़वासियों का है, अंग्रेज़ों का है, तो फिर वहाँ क्यों होता था इस परीक्षा का आयोजन? तो इसका मुख्य कारण था कि अगर परीक्षा इंग्लैंड में आयोजन होगा तो अधिकतर भारतीय जो है वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, जिससे किसी भी एग्ज़ाम में या इंडियन सिविल सर्विस में भारतीय सफल न हो पाए और उसकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न हो। इसी तरह से सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ भी व्यापार किया गया था, लेकिन इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी ज़बरदस्त आवाज़ बुलंद की थी। तो प्रथम भारतीय ICS कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला प्रश्न है आपका, विश्व के किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? विश्व के किसी भी देश में, तो यहाँ किसी व्यक्ति का नाम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति कई देश में नहीं जा सकता है। यहाँ स्थिति का वर्णन हो सकता है। किसी भी देश में जो राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ है, आपने शुरू से इसको समझा है कि किस तरह पहले सारे देश उपनिवेश थे, धीरे धीरे भारत भी औपनिवेशिक देश बनता गया। जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों को उसकी सुविधा के अनुसार चीज़ें मिलती थी वो वहाँ पर अपना औपनिवेशिक शासन कायम कर लेता था। और जहाँ किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ है उसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका है धर्म सुधार आंदोलन का। ये धर्म सुधार आंदोलन कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद उत्पन्न में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगला प्रश्न है आपका, किन यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया था? देखिएगा, इसमें कुछ ऐसे अंग्रेज भी थे जो भारत वालों के साथ थे, यानी भारतीयों के साथ थे। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि कुछ महापुरुष जो कि सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत जिन्होंने की थी, जैसे आपके राजा राम मोहन राय हो गए, आपके देवेंद्र नाथ ठाकुर हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए,
या फिर रामकृष्ण हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इनके साथ साथ जो विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, चार्ल्स विल्किंस, ये सभी यूरोपीय विद्वान थे। 3 नाम जो मैंने बाद में लिया, विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, चार्ल्स विल्किंस, ये सभी यूरोपीय विद्वान थे। इन्होंने जब भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी में किया तो इससे क्या हुआ, भारतीयों के हृदय में अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृत हुई। क्योंकि उस समय जो है अंग्रेजी शासन था और अंग्रेजी शासन सबको अंग्रेजी में ही शिक्षा देना चाहता था, तो लोग अंग्रेजी समझते थे। तो जो भारतीय धर्म ग्रंथ थे उसको जब अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो जो पुराने लोग थे वो फिर उसमें उनकी इच्छा जागृत हुई, उनका जो है उनके धर्म ग्रंथों के प्रति निष्ठा की भावना जागृत हुई। तो कहीं ना कहीं यूरोपीय विद्वान भी भारतवासियों के साथ किसी न किसी रूप में थे। तो यहाँ पर अभी मैंने जिन जिन का नाम लिया यहाँ पर आपके सामने में है। किन यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी में किया? विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, चार्ल्स विल्किंस। अगला प्रश्न है आपका, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? सन 1885 ईस्वी में। ये जो अभी कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पहले अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम था, धीरे धीरे नाम वगैरह जो चेंजिंग हुआ है, नेता किस तरह, इसी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दल से कई पार्टियां निकली है। तो ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया है। जब एक बार रिवीजन करने का समय आएगा तो उसमें भी हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो ये 1885 ईस्वी में इसका गठन हुआ है। और किनके नेतृत्व में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई है? तो ये है आपका बाल लाल पाल, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। और ये जो आपका पाल है तो ये है आपका बिपिन चंद्र पाल। और अगला और आखिरी प्रश्न इस क्लास में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि क्लास आज थोड़ा शॉर्ट में ही लेंगे, बाकी सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो प्रश्न आपका है, अंग्रेजी सरकार ने भारत को एक युद्धकारी देश कब घोषित किया? क्योंकि पहले तो भारतीय जो भी थे वो अंग्रेज़ों को युद्ध में साथ दे रहे थे, लेकिन जब समझ में आ गया कि अंग्रेज़ हमारे साथ भी धोखाधड़ी कर रहे हैं, तब फिर अंग्रेजी सरकार ने भारत को एक युद्धकारी देश घोषित किया था। तो ये समय था आपका 1914 ईस्वी, प्रथम विश्व युद्ध का ये समय था। क्योंकि उस समय तक जो है बाल गंगाधर तिलक, गांधी, ऐसे कई राष्ट्रवादी नेता थे जो ब्रिटिश सरकार के युद्ध के प्रयास में हर संभव सहयोग दे रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सरकार से स्वराज संबंधी आश्वासन की मांग की, क्योंकि उनको यही भरोसा था कि स्वराज हमें वापस करेंगे, जब उन्होंने इनकी मांग की तब फिर उन्हें पता चला कि ये अंग्रेज़ हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और भारतीयों का भ्रम टूटा। इसीलिए जब उन्होंने युद्ध में साथ देने से अंग्रेज़ों को मना किया, तब अंग्रेजी सरकार ने भारत को एक युद्धकारी देश घोषित किया। तो आज हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहा होगा। बने रहिए इस चैनल के साथ, क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है आपको ये क्लास, और लगातार क्लास आपके इस चैनल पर आ रहा है। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बने रहिए आप इस चैनल के साथ।